नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम। आज हमारे साथ हैं धर्मदेव यादव जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला पार्षद सह शिक्षा समिति अध्यक्ष जमुई के हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। सर, चुनाव का माहौल है तो इस बार क्या 400 पार होगा या फिर दूसरी सरकार होगा? देखिए, हर एक दल, हर एक गठबंधन अपने हिसाब से मजबूती से चुनावी अभियान चलाती है। अब उसका रिजल्ट तो चुनाव के बाद ही होगा। फैसला तो पब्लिक को लेना है। अच्छा सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे। क्या रोजगार मिला है? हालांकि ये सवाल तो मोदी जी के पार्टी के लोगों से करना चाहिए, लेकिन देखने में जो तथ्य है सामने, इस मामले में तो सरकार फेल रही है। विपक्ष कहती है कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, क्या बेरोजगारी दूर होगा? इस पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर आस्था का सवाल है, वो रोजगार और बेरोजगारी से जुड़ा सवाल नहीं है। वो आस्था का केंद्र है और पूरे भारतवर्ष के लोग राम मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी में अपनी आस्था रखते हैं, इसलिए इसे रोजगार से जोड़ के देखना एकदम से गलत है। नहीं, अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसमें कि विपक्ष के कोई भी एक नामचीन चेहरा नज़र नहीं आए, जबकि बहुत सारे लोग आए थे। ऐसा क्यों हुआ? विपक्ष का साफ मानना है कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम था और इस वजह से विपक्ष की उपस्थिति वहाँ नहीं रही। हालांकि वहाँ तो शंकराचार्य भी नहीं आए। अभी एक मुद्दा उठा है चुनावी बॉन्ड का, जो कि बहुत ही गर्म मुद्दा है, जिसमें कि सभी पार्टी संलिप्त हैं। जबकि राहुल गांधी का एक बयान आया था कि ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, लेकिन जब उसका ब्यौरा सामने आया, चुनाव कमीशन द्वारा जब दिया गया उसका ब्यौरा, तो उसमें ये साफ साफ दर्शाया गया कि इसमें सभी पार्टी संलिप्त हैं। लेकिन ऐसा बयानबाजी क्या दर्शाता है? संलिप्तता वाली कोई बात ही नहीं है। ये एक प्रावधान है, एक कानून बनाया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें जो औद्योगिक घराने के लोग हैं या और दूसरे तमाम लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, तो इसमें कोई संलिप्तता या और दूसरी कोई बात तो है नहीं। सारी पार्टियों को चंदा मिलता है, कम या बेसी। चंदा का आधार क्या होता है ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो सरकार में रहते हैं तो उनको ज़्यादा चंदा मिलता है, विपक्ष वालों को कम चंदा मिलता है। ये हमेशा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव एक बयान दिए थे कि 17 महीना में हमने जितना रोजगार दिया उतना केंद्र भी नहीं दिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रोजगार और नौकरी ये दो अलग बात है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने नौकरी दिया है जी। और रोजगार की जो बात है, तो रोजगार तो बहुत तरह के रोजगार होते हैं, तो रोजगार नहीं, नौकरी इन्होंने दिया है, ये सच भी है। जिस समय तेजस्वी यादव के पार्टी आरजेडी और जदयू एक साथ थे, उस समय एक सक्षमता परीक्षा का बात आया था सामने, जिसका कि बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और अब जब चुनाव का माहौल है, इस समय दोनों अलग अलग पक्ष में हैं, तो इसका प्रभाव, जो टीचर आक्रोशित हुए थे, उसका प्रभाव कौन झेलेंगे, आरजेडी या जदयू? सरकार में रहने पर और विपक्ष में चले जाने पर आपका सही कहना है कि स्टैंड बदल जाता है जी। लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, शिक्षा विभाग में जो प्रक्रिया चल रही है, जो सुधार की प्रक्रिया चल रही है, भले ही धीमी है लेकिन बिल्कुल सही है जी। सक्षमता परीक्षा जरूरी है। सक्षमता परीक्षा के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनका जो है
स्थानांतरण या उनकी जो नियुक्ति है दूसरे स्थानों पर हो, ये पूरा बिहार चाहता है। ये पूरे बिहार के लोगों का मानना है कि जो जमे हुए लोग हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो एक ही जगह पर जमे हुए हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं जो है शिक्षा जो देने की प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। तो ये ज़रूरी भी है और ये प्रक्रिया चल रही है विभाग के स्तर पर, स्टैंड चाहे जिनका जो हो। नहीं, बट शिक्षक का आक्रोश कौन झेलेंगे इस चुनाव में, क्योंकि शिक्षक की संख्या बहुत अधिक है और बिहार में चुनाव है लोकसभा का और दोनों पार्टी अलग अलग पक्ष में आ गए हैं, तो उसका आक्रोश कौन झेलेंगे इस बार? देखिए, ये बड़ा व्यापक सवाल है जी। और बिहार के हित का सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि आक्रोश झेलने के ख्याल से कि हम हमारे खिलाफ में शिक्षक हो जाएंगे तो क्या जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसको हम बाधित रखेंगे बिहार में? आज जो बिहार के शिक्षा की हालत है, 56,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 18 से 20% बजट का कुल हिस्सा खर्च करने के बाद भी 2% भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ये किसी से छिपी हुई बात है क्या? तो इस चीज़ को सुधारने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, पेपर लीक का मामला बहुत ही गर्म है। ये मुद्दा सब जगह से आ रहा है, वो यूपी हो, बिहार हो, अन्य राज्य हो, सब जगह से आता है, जिसमें कि युवा जो कि जिसका कि कोई मतलब कि हम नहीं मानते कि वो गलती होती है, बट उसे झेलना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए सरकार को क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए या फिर क्यों नहीं उठा रही है सरकार कदम? बिल्कुल सही कदम जो है ठोस कदम उठाना चाहिए। हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, उन बच्चों पर अत्याचार है जो रात भर जग के तैयारी करते हैं, जो कम साधनों में तैयारी करते हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो जो है उत्पादन के कामों में नहीं लग के, कमाई के कामों में नहीं लग के, और वो पढ़ाई करके और चाहते हैं कि हम जो है सरकारी सेवा में जाए, और पर्चा लीक जब हो जाता है तो वो उसके सपने पर तुषारपात होता है। तो ये तो बहुत गलत है और इस पर ठोस उपाय होना चाहिए। लेकिन जो सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं, सबको तो नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं जो इस तरह की कार्यवाही करते हैं, इस तरह की जो है बुरी नीयत रखते हैं, इसको भी कमाई का जरिया बना लेते हैं। इस पर कोई भी सरकार हो उसको ठोस निर्णय लेना चाहिए। अगर इस बार इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ साफ नहीं हुआ है। ये संसदीय प्रक्रिया है जी। हर एक चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री के पद का चुनाव होता है। वो संसदीय जो कमेटी बनती है उसी आधार पर इसमें भी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लायक बहुत सारे उम्मीदवार हैं यहाँ, एक नहीं कई उम्मीदवार हैं। कई लोगों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन पहले किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाने की बात हो, चाहे वो बिहार के गाँव के या देश भर के गाँव के विद्युतीकरण की बात हो, मनरेगा कार्यक्रम चलाने की बात हो, शिक्षा का अधिकार कानून जो है पूरे देश भर में एक साथ लागू करने की बात हो। ये तमाम जो कार्यक्रम है, जो उस समय के जो मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। कई लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कोई एक ही। सर, इंडी गठबंधन का इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? वो तो अभी घोषणा पत्र आएगा, उसमें सारी बात आ जाएगी। तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा किए थे, क्या इसका कुछ असर दिखेगा? ये तो आप लोग देखें, आप लोग क्या देख रहे हैं, ये तो आप लोगों को इसको जाहिर करना चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? क्योंकि चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया गया है जिस समय कि वो इंडी गठबंधन के साथ हैं। देखिए, हमेशा जो है ये हुआ है कि जिनके हाथ में सत्ता रही है तो कुछ अनइथिकल कार्य हो गया है, कुछ अनइथिकल काम हुआ है, जो अपना जो विपक्षी होता है उस पर गाज गिरती है। तो इसी क्रम में केजरीवाल साहब के ऊपर भी गाज गिरी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका असर
अगर जागरूक समाज देख रहा होगा तो हमको लगता है कि असर तो होना चाहिए। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आप जनता से इस बार का जो चुनाव का मुद्दा होगा, किस मुद्दा पे उन्हें वोट करने के लिए अपील करेंगे? रोजगार या फिर धर्म? हम तो तमाम जो मतदाता हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि चूँकि जो हमारा राज्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा है, वो रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ा है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछड़ा है। तो इस बार एकदम से जाति धर्म से ऊपर उठकर और बुनियादी सवालों पर वोट करना चाहिए। या हालांकि हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी खांचे में बंधा हुआ है, चाहे वो जाति समीकरण आधार पर या धार्मिक आधार पर, वो बिहार के लोग बंधे ही रहते हैं। दोनों खेमों से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने उम्मीदवारों को कम से कम तो इस बात के लिए एकदम से तैयार करिए कि चूँकि जो संसद होती है वहाँ हमारे सवालों को जो है उठाया जाना चाहिए आपके द्वारा। ये ज़रूरी है, हमने देखा ही नहीं है पिछले 40 वर्षों से सक्रियता है या तो फिर हम जो हमारी समझ बनी है, तो जो देख रहे हैं कि कभी भी क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर जोरदार आवाज़ नहीं उठाई गई है। बिहार के सवालों को लेकर जोरदार जो उठना चाहिए सवाल संसद के भीतर, वो नहीं उठा है। चाहे वो शिक्षा के बदलाव के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के क्षेत्र में हो, कोई जो है बहुत मजबूत सवाल कभी नहीं उठा है। ये ज़रूरी है कि जात धर्म से ऊपर उठकर हम लोग ही अभी सवाल उठाएं, अपने अपने आपके पसंद के, हमारे पसंद के चाहे जो उम्मीदवार हों, हम उनको सिर्फ जात और धर्म के आधार पर वोट नहीं दे रहे। हम उनको इस बार कह के भेजेंगे कि आप हमारे लिए सिर्फ जो है, जैसे सिर्फ टीवी, बड़ा टीवी लग जाए, स्क्रीन लग जाए और उसमें पिक्चर ही नहीं आए, उसमें जो है ऑडियो ही नहीं सुनाई दे, तो वो जो है टीवी किस काम का। इसी तरह हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है और कई बिल्डिंगें हैं, लेकिन उसमें जो काम होना चाहिए पढ़ाई का, इलाज का, चाहे और किसी तरह के प्रशिक्षण का, तो वो काम नहीं हो रहा है तरीके से। तो सिर्फ हार्डवेयर जो है तैयार करने से नहीं होगा, उसमें सॉफ्टवेयर भी डालना होगा। तो ये काम जो है हमारे प्रतिनिधियों को और जो सरकार बनती है तो उसको करना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पॉडकास्ट फॉर्मल टॉक के लिए हम शुभकामना दर्ज करते हैं। और तमाम जो हमारे जागरूक नौजवान हैं उनको पॉडकास्ट देखना चाहिए। हमारे झाझा के ही नौजवान गंभीर मुद्दों पर अपनी बात उठा रहे हैं, संबंधित प्रतिनिधियों को, संबंधित क्षेत्र के लोगों से मिलकर और उनका राय विचार जान रहे हैं। तो इनकी बातों को आयाम मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना आप लोग।